हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट मींस ईटी, एवोल्यूशन ऑफ ईटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द टाइम, कहां तक? व्हेन ट्राइबल प्रीस्ट्स सिस्टमेटाइज्ड bodies of knowledge and early cultures invented pictographs or sign writing to record, preserve, transmit and reproduce information। क्या है कि जो ईटी की बिगनिंग है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी की जो बिगनिंग है, उसको हम जो ट्राइबल टाइम है अपना, एक तरह से आप लगा सकते हो जब कबीलों में लोग रहते थे, आदिवासी लोग होते थे, उस टाइम से ही मतलब ये चली आ रही है। और उस टाइम पे जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो बॉडीज ऑफ नॉलेज थी उनको सिस्टमेटाइज कर दिया। दैट मीन्स उनको एक तरह से सिस्टमेटिक बना दिया। कैसे? जो अर्ली कल्चर्स इन्वेंटेड पिक्टोग्राफ्स और साइन राइटिंग टू रिकॉर्ड। जो अर्ली कल्चर था, दैट मीन्स ट्राइबल जो कल्चर था, उसने क्या इन्वेंट कर लिया था? पिक्टोग्राफ्स, चित्रलेख, या साइन राइटिंग, मतलब लिखना किसमें? सिंबल्स में, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। किसको? इंफॉर्मेशन को। यानी इंफॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड करना चाहते थे, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, फिर उसे फैलाना भी चाहते थे, ट्रांसमिट करना चाहते थे और उसे रिप्रोड्यूस करना चाहते थे। इस सब के लिए उन्होंने पिक्टोग्राफ्स या साइन राइटिंग जो है वो खोज ली। तो इसी के माध्यम से उन्होंने इसको थोड़ा सा प्रिजर्व किया, सिस्टमैटिक बना दिया। बिटवीन 450 एंड 350 BC द सोफिस्ट्स प्रिपेयर्ड लेक्चर्स। जो सोफिस्ट होते थे वो हेतुवादी आप कह सकते हो, तार्किक, मिथ्या हेतुवादी, तार्किक लोग। तो जो सोफिस्ट थे उन्होंने कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर किए एंड फ्रीली डिस्कस्ड दीज विद अदर सोफिस्ट इन द पब्लिक स्पेस। और फिर वो लेक्चर प्रिपेयर करके वो पब्लिक प्लेस में, पब्लिक के अंदर जाके वो दूसरे सोफिस्ट के साथ, दूसरे तार्किक लोगों के साथ उन लेक्चर्स को पूरा फ्रीली डिस्कस करते थे। तो इससे होता क्या था कि जो पब्लिक प्लेसेस में जब ऐसा होता था तो नॉलेज फैलती थी। दिस में बी कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ मास एजुकेशन। तो ये, इसे हम क्या समझ सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ मास एजुकेशन। Lectures discussed by the sophists with another sophist in the public place can be considered as the beginning of mass education। ध्यान रखना है mass education की beginning कहां से हुई। The period from 1700 to 1700 century, ये 1700 नहीं है, 1700 to 1900 है, 1900, 1700 से 1900, ध्यान रखिएगा। Was marked by the evolution of new scientific outlooks, development of educational theories, learning theories and founding of experimental psychology। 1700 से 1900 के बीच में बहुत से साइंटिफिक आउटलुक्स हुए, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुए एजुकेशनल थियरीज में, लर्निंग थियरीज में, और जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है उसकी आधारशिला रखी गई, उसको मतलब उसकी फाउंडिंग रखी गई। These developments may be considered to be the precursors ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। प्रिकर्सर्स होते हैं जो पूर्ववर्ती, एक तरह से जो पहले आए हों। तो ये जो डेवलपमेंट्स थी, जो ये सारी साइंटिफिक आउटलुक की या एजुकेशनल थियरीज की, लर्निंग थियरीज की, फाउंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट थी, इनको हम ये क्या कह सकते हैं कि ये प्रिकर्सर्स थी, ये पूर्ववर्ती जो पहले हुई कुछ चीजें थी। किससे पहले? मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी से पहले हुई ये सब चीजें थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्रेडेड प्लान फॉर ग्रुप इंस्ट्रक्शन वाज बिलीव्ड टू बी बेस्ड ऑन लॉक्स 1632 to 1704। लॉक्स कंसेप्शन ऑफ लर्निंग प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। जो लॉक का कंसेप्शन ऑफ लर्निंग था, जो 1632 से 1704 तक ये लोग रहे, ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन है ये। तो इनका एक कंसेप्शन था किसका? लर्निंग का। वो जब उस टाइम पे चल रहा था तो ये माना जाता है कि जो एक तरह से
ग्रेडेड प्लान था ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए, ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रेडेड प्लान था, ये माना जाता है वो किसके ऊपर आधारित था, वो लॉक के कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग के ऊपर आधारित था। फिर आगे बात आती है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी का लाइफ स्पैन दे दिया ये। was another educational thinker who developed a comprehensive system of instruction based on educational theories of Rousseau in Emily। पेस्टालॉजी एक दूसरे एजुकेशनल थिंकर थे। इन्होंने भी क्या इजाद किया, इन्होंने जो सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इजाद किया। और वो किसके ऊपर बेस्ड था, पेस्टालॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड था एजुकेशनल थियरीज ऑफ रूसो के ऊपर, जो उन्होंने एमिली में लिखी। ठीक है। पेस्टालॉजीज मेथड लेड टू द बर्थ ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एंस्चंग, द डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। जो पेस्टालॉजी का मेथड था उसने किस चीज को जन्म दिया, एंस्चंग को, जिसे क्या कहते हैं, अंदर की जो इनसाइट की जो डेवलपमेंट है उसे एंस्चंग या अंदर की डेवलपमेंट कहा जाता है। और इस चीज को बर्थ किसने दिया, इस चीज को बर्थ दिया पेस्टालॉजी के मेथड ने। फिर है फ्रोबेल वर्कड विद पेस्टालॉजी एंड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। जो फ्रोबेल है उसने पेस्टालॉजी के साथ मिलकर काम किया और किस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, किंडरगार्टन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ही grasped the value of socialization through the morning circle in his kindergarten। अपना उसने एक किंडरगार्टन बना रखा था, वहां पर छोटे बच्चे आते थे, तो वहां पर उसने जो वैल्यू ऑफ सोशलाइजेशन है, मतलब सामाजिकरण की जो महत्व है, वो उसने वहां पर, जो बच्चे मॉर्निंग सर्कल बनाते थे, सुबह एक सर्कल बना लेते थे, तो वहां पर उसने इसकी वैल्यू को सीखा। Where the teacher and the students formed a ring and joined hands for song and play। वो किसके लिए सर्कल बनाते थे, सॉन्ग और प्ले के लिए। टीचर्स और बच्चे सब मिलके एक सर्कल सा बना लेते, तो वहां से इसने इसकी वैल्यू को सीखा। नेक्स्ट है विलियम जेम्स मेड वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन साइंटिफिकली। विलियम जेम्स जो है वो पहले बंदे थे जिन्होंने कोशिश की कि जो प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको साइंटिफिकली उस तक पहुंचा जाए, यानी उसको साइंटिफिकली पहुंच बनाई जाए। किस तक, जो प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन को उन्होंने साइंटिफिकली एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश की, और ऐसे पहले बंदे थे विलियम जेम्स। फिर जॉन डेवी इंटरप्रेटेड द मेथड ऑफ एम्पिरिकल साइंस in educational terms so as to make the classroom an experimental laboratory। empirical होता है जो प्रयोग द्वारा सिद्ध की गई हो। तो जॉन डेवी ने क्या इंटरप्रेट किया, किस चीज की व्याख्या की, उन्होंने जो मेथड ऑफ एम्पिरिकल साइंस है, एम्पेरिकल मतलब एक तरह से प्रयोग सिद्ध, यानी प्रयोग की हुई जो साइंस के मेथड्स थे, उन चीजों को इन्होंने एजुकेशन के टर्म्स के हिसाब से एक तरह से इन्होंने व्याख्या उनकी की, इंटरप्रेट किया। और ऐसा करके इन्होंने क्या सोचा कि क्लासरूम को क्या बनाया जा सकता है, क्लासरूम को बनाया जा सकता है एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी। फिर थॉर्नडाइक प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने क्या प्रोवाइड करवाया था, लर्निंग प्रोसेस ट्रायल एंड एरर के नाम से। ये आप पहले भी हम और आप कर चुके हैं। फिर है किलपाट्रिक पॉपुलराइज्ड डेवीज एजुकेशनल आइडिया। जो डेवी का एजुकेशनल आइडिया था जिसमें मेथड ऑफ एम्पिरिकल साइंस को लागू किया था एजुकेशन के टर्म्स के हिसाब से, तो उसी चीज को आगे फिर किसने बढ़ाया, उसी चीज को आगे बढ़ाया किलपाट्रिक ने। किसके, डेवी के आइडिया को। उसने इस डेवी के आइडिया को पॉपुलराइज कर दिया, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। ही डेवलप्ड द प्रोजेक्ट मेथड। उसने किस चीज को डेवलप किया, प्रोजेक्ट मेथड को 1918 में। ही reorganized the curriculum as a succession of projects suitable to the
इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, उसने जो पूरा करिकुलम था उसको रीऑर्गेनाइज्ड कर दिया, किस सक्सेशन में, किस एक क्रम में, प्रोजेक्ट्स के क्रम में, जो कि लर्नर के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सूट करता था। फिर मॉन्टेसरी डेवलप्ड हर ओन टेक्निक्स फॉर एजुकेटिंग द चाइल्ड, बच्चे को पढ़ाने के लिए मॉन्टेसरी ने अपने खुद की कुछ टेक्निक्स डेवलप की। हर अप्रोच स्ट्रेस्ड द नीड फॉर रेस्पेक्ट फॉर द लर्नर्स इंडिविजुअलिटी, उनकी अप्रोच ने, उनका जो दृष्टिकोण था उसने किस चीज के ऊपर दबाव दिया? उन्होंने दबाव दिया कि जो लर्नर की इंडिविजुअलिटी है एंड एनकरेजमेंट ऑफ द लर्नर्स फ्रीडम, इन दो चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया कि एक तो लर्नर की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दूसरा जो है लर्नर की फ्रीडम को एनकरेज किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को ये देखो भाई वो किस हिसाब का है, ये नहीं कि भाई ये कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं। उसकी जो एक तरह से इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग, कि भाई एक बच्चा हो सकता है तेज है, एक बच्चा हो सकता है बहुत ही वीक है, तो मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग वो क्या कहती थी कि बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है उसकी आप रेस्पेक्ट करिए, और लर्नर की जो फ्रीडम है, बच्चे की जो फ्रीडम है, उसको एनकरेज कीजिए, उसे एक तरह से फ्री करिए, विद एम्फेसिस ऑन साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। और फिर किसके ऊपर एम्फेसिस दिया? साइकोलॉजिकल क्लाइमेट के ऊपर, कि जो साइकोलॉजिकल माहौल है, वो मनोविज्ञान का माहौल वो बनाया जाना चाहिए, बच्चे की व्यक्तित्व को रेस्पेक्ट देनी चाहिए और उसकी फ्रीडम को एनकरेज किया जाना चाहिए। सी एम्फेसाइज्ड द सेंस particularly visual, muscular, tactile and auditory। उन्होंने किन सेंसेस के ऊपर दबाव दिया, एम्फेसाइज दिया? पर्टिकुलरली विजुअल, देखने की, मस्कुलर जो मसल्स वगैरह की हैं, टेक्टाइल जो स्पर्श वाली हैं, छूने वाली जो सेंसेस हैं, ऑडिटरी सुनने वाली जो सेंसेस हैं, उन सब के ऊपर इन्होंने एक तरह से दबाव दिया कि इन चीजों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, लेविन एम्फसाइज्ड दैट द मेन टास्क ऑफ टीचर कम्युनिकेटर इज एसेंशियली क्रिएटिव, कि जो टीचर कम्युनिकेटर का जो मेन काम है वो क्या है? क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिव होना चाहिए। स्किनर प्रेजेंटेड द थियरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो आप और हम पहले भी कर चुके हैं। His influence resulted in the development of programmed instruction, उसका जो इन्फ्लुएंस था किसका? स्किनर का, वो किसके अंदर डेवलप हो गया? वो डेवलप हुआ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर डेवलप हो गया। He applied a sequence of instruction presented by a teaching machine, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन की जो सीक्वेंस थी जिसे एक टीचिंग मशीन ने दिया था, वो चीजें अप्लाई की। क्या अप्लाई किया? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक टीचिंग मशीन में कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, तो वो चीजें उन्होंने अप्लाई की। स्किनर गिव्स क्रेडिट टू सिडनी पर्सी फॉर डेवलपिंग अ टीचिंग मशीन इन 1914। स्किनर इस चीज का क्रेडिट किसको देते हैं? सिडनी पर्सी को, जिन्होंने 1914 में एक टीचिंग मशीन डेवलप की थी। ग्रेजुअली मीडिया गॉट ए प्लेस इन एजुकेशन, और धीरे धीरे इसके बाद जो मीडिया था वो एजुकेशन के अंदर आना स्टार्ट हो गया, उसने मतलब एजुकेशन के अंदर एंट्री करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद ऑडियो विजुअल एड्स। जो ईटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मूवमेंट है इंडिया के अंदर, वो ऑडियो विजुअल एड्स के साथ स्टार्ट हुआ। एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस significantly stressed on effective use of even chalk and blackboard and later the overhead projector। और जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते थे? वो ज्यादा जोर देते थे कि जो चौक और ब्लैक बोर्ड है उसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाना चाहिए,
उसको थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहिए टीचर को। फिर बाद में ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज भी इसमें आने लग गया। इवन द बिगनिंग ऑफ द सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी renamed as the Central Institute of Educational Technology CIET Central Institute of Educational Technology of NCERT। ये NCERT की एक ब्रांच CIET, काफी पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो दूरदर्शन के ऊपर CIET द्वारा कुछ प्रोग्राम दिए जाते थे, बड़े चाव से हम उनको देखते थे। तो ये जो है स्टार्ट हुआ था उस टाइम इंडिया के अंदर, जब मतलब बिगनिंग हुई तो स्टार्टिंग में इसको नाम दिया सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET NCERT का था ये। स्टार्टेड एज द ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कैसे स्टार्ट किया गया था? ये एक ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट बनाया था गवर्नमेंट का। सो मच सो, यहां तक कि द NCERT 2006 position paper of its National Focus Group NCERT 2006 even underlined that the stress on individualized learning in the old Gurukul system can be considered as a future of educational technology। यहां तक कि NCERT ने 2006 में जो पोजीशन पेपर ऑफ इट्स नेशनल फोकस ग्रुप था, नेशनल फोकस ग्रुप का जो पोजीशन पेपर था, मतलब एक तरह से उसको जो रिप्रेजेंट किया था लोगों के सामने, कैसे उसको रखा, उस चीज ने भी इस चीज को अंडरलाइन किया था कि जो पुराना गुरुकुल सिस्टम था जिसमें इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होती थी, व्यक्तिगत तौर पे जो लर्निंग होती थी, तो NCERT ने कहा 2006 में कि ये जो पुराना गुरुकुल सिस्टम था जिसमें इंडिविजुअल बंदा जो है वो सीखता था, व्यक्तिगत तौर पे बंदा सीखता था, यही चीज जो है जाके आगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बनेगी। द शिफ्ट फ्रॉम द ऑडियो विजुअल मूवमेंट टू द प्रोग्राम्ड लर्निंग मूवमेंट एंड देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स। फिर एक शिफ्ट आ गया, किससे? ऑडियो विजुअल मूवमेंट से कि कहां चले गई है? प्रोग्राम्ड लर्निंग मूवमेंट में, ठीक है। एंड देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स, और इसलिए अब क्या होने लगा? डेवलपमेंट होने लगी प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स की, which later on led to development of learning resources and self-learning materials in various sectors including distance learning, जिसने बाद में किस चीज की डेवलपमेंट की? डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज, भाई किस तरह से ट्रेनिंग दी जा सकती है उन सब रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के ऊपर, और सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स की डेवलपमेंट के ऊपर यहां पर जो है थोड़ा फोकस किया जाने लगा। इन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग डिस्टेंस लर्निंग, जिसके अंदर डिस्टेंस लर्निंग भी शामिल थी। वाज लेड बाय बासु एंड कुलकर्णी एट NCERT। ये चीज किसने लीड की? इस चीज को लीड किया बासु और कुलकर्णी ने NCERT में। जो ये शिफ्ट थी कहां से कहां? ऑडियो विजुअल मूवमेंट से प्रोग्राम्ड लर्निंग जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस चीज की लीड किसने किया उसको? उसके लीडर कौन थे, या उसको एक तरह से देखने वाले कौन थे, देखभाल किसने की? बासु एंड कुलकर्णी ने। That was a significant development since the audiovisual and later the media and technology movement needed to be balanced with the development and use of learning resources and planning for teaching learning guided by learning educational objectives and mastery learning। ये जो चीज थी बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, क्योंकि जो ऑडियो विजुअल था और बाद में मीडिया और टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल हो गई। ये जो मूवमेंट था, ऑडियो विजुअल मूवमेंट कह लीजिए या मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का मूवमेंट कह लीजिए, इस मूवमेंट को किस चीज की जरूरत थी? एक बैलेंस बनाने की जरूरत थी। किन चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत थी? एक तो डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, इनके बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत थी। दूसरा था प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग, इन दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत थी। और ये जो प्लानिंग थी, टीचिंग लर्निंग की जो प्लानिंग थी, इसको गाइड क्या चीज करती थी? इसको गाइड करती थी लर्निंग या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड मास्टरी लर्निंग, कि भाई टीचिंग लर्निंग प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए
कि जिसके अंदर जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो मास्टरी लर्निंग है वो चीज अचीव की जा सके, इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग की। और इस प्लानिंग और लर्निंग रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज और प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, इन चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत थी किसको? ऑडियो विजुअल मूवमेंट को। नेक्स्ट है रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1927। 1927 में जो है रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर विद 2 प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसमीटर्स एट बॉम्बे एंड कलकत्ता। 2 प्राइवेटली ओन्ड ट्रांसमीटर्स थे, एक बॉम्बे में था, एक कलकत्ता में था। ठीक है, लोग अपने खुद के लिए हुए थे और उन्हीं से जो रेडियो है इंडिया में, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वो स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक देम ओवर इन 1930। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने 1930 में उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग देम अंडर द नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। और इसको किस नाम से स्टार्ट कर दिया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इन 1936 द नेम ऑफ सर्विस वाज चेंज्ड टू ऑल इंडिया रेडियो। जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका पहले क्या नाम था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है, 1930 में ये नाम दिया गया था, 6 साल तक ये नाम चला और 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम क्या हो गया? ऑल इंडिया रेडियो। सिंस 1957, 1957 तक ये रहा। इट इज नोन एज आकाशवाणी। 1957 से आगे इसको क्या कह के जानने लगे? आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। टेलीविजन केम टू इंडिया ऑन 15 अगस्त 1959 एज ए पायलट प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द फोर्ड फाउंडेशन। एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट के रूप में टीवी को इंडिया में लाया गया था। ठीक है, और सपोर्ट किसने किया था? इसको सपोर्ट किया था फोर्ड ने। फोर्ड जो कंपनी है उसने इसको, फोर्ड फाउंडेशन, उसने इसे सपोर्ट किया। फोर्ड फाउंडेशन ने पैसे के माध्यम से, मतलब जो पैसा लगा वो फोर्ड फाउंडेशन ने दिया और 15 अगस्त 1959 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेलीविजन इंडिया में आया। एंड द Delhi School Television Program was initiated on October 24, 1969. Delhi School Television Program ये स्टार्ट कब हुआ था? अक्टूबर 24, 1961 को। However, the Satellite Instructional Television Experiment SIET, Satellite Instructional Television Experiment SITE in 1975 to 1976 was the first interactive TV experiment with combined education with community participation and development. Which combined, sorry, not with combined, which combined. ये जो था 1976 में पहला इंटरेक्टिव टीवी एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने किस चीज को कंबाइन किया? विच कंबाइंड एजुकेशन, जिसने एजुकेशन को कंबाइन कर दिया विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट। कि कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को वो एजुकेशन दी जा रही है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इंटरेक्टिव तो वही होता है ना जब दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन बने, ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ से पार्टिसिपेशन बने, तो दोनों तरफ से जो पार्टिसिपेशन बनने वाली बात थी वो ऐसा टीवी एक्सपेरिमेंट किया गया था, टीवी प्रोग्राम का एक्सपेरिमेंट 1975 टू 1976 में, और इसमें एजुकेशन को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ दिया गया था। इन 1974 द यूनियन गवर्नमेंट क्रिएटेड एन ईटी यूनिट इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री में यूनियन गवर्नमेंट ने 1974 में एक ईटी यूनिट जोड़ दी। ईटी यूनिट मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट एजुकेशन मिनिस्ट्री में जोड़ दी थी। द सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम रखा गया, CET, एट एनसीईआरटी में। एंड ईटी सेल्स इन 6 स्टेट्स, और ईटी सेल्स बना दिए 6 स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर। इन 1980 व्हेन इनसेट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट,
इंडियन नेशनल और एसएटी से सैटेलाइट। 1980 में इनसेट जो है वो लॉन्च किया गया। द गवर्नमेंट दूरदर्शन या नेशनल टेलीविजन टुक ओवर प्रोडक्शन एंड स्पेशली टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स। तो दूरदर्शन ने जो है वो काबू कर लिया किस चीज के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर भी, और खास तौर पे जो टेलीकास्ट था एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स का, उनके ऊपर अब किसका काबू हो गया, दूरदर्शन का काबू हो गया 1980 में। ठीक है। द CIET of NCERT later started educational television program for school children and for primary teachers in the 80s। जो CIET थी किसकी, NCERT की, उसने फिर बाद में प्राइमरी जो टीचर्स थे और जो स्कूल चिल्ड्रन थे उनके लिए 80 के दशक में कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स जो हैं, एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स, वो चलाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद UNDP and UNESCO started INSET for Education project. Simultaneously, an ET division was established at the ministry। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी किसके कोलैबोरेशन के साथ, UNDP के कोलैबोरेशन के साथ। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्टार्टेड इनसेट फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों के साथ मिलके इनसेट को किसके लिए, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए स्टार्ट कर दिया साइमल्टेनियसली, और इसके साथ साथ एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी की डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दी। द CET ऑफ NCERT, CET सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सेंटर था एजुकेशन टेक्नोलॉजी का किसका, NCERT का, वाज मर्ज्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स टू बी renamed as CIET। CIET इसका नाम रख दिया और इसको मर्ज कर दिया इस टीचिंग एड्स वाले प्रोग्राम के साथ। एंड many ET cells of state government were also renamed as State Institutes of Education Technology। जो ET cells थे स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनका भी रीनेम कर दिया गया, मतलब दोबारा दूसरा नाम रख दिया गया। क्या था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, SIET। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लासरूम 2000 प्लस। ये जो क्लासरूम 2000 प्लस था ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, 1993 में। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था ये क्लासरूम 2000 प्लस एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग वाज कंडक्टेड बाय CIET, the results of which though could not be implemented widely thereafter। 1993 में इसको कंडक्ट करके देखा गया था। इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंसिंग थी ये, आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, बात कर सकते थे, मतलब टीचर स्टूडेंट से या स्टूडेंट्स टीचर से, बहुत दूर दूर होने के बाद भी। तो ये CIET ने ये कंडक्ट करवाया था, लेकिन इसके रिजल्ट्स को बाद में ज्यादा मतलब विस्तृत रूप से लागू नहीं किया गया। हाउएवर कंकरेंटली द GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर कंकरेंटली मतलब साथ साथ, इस चीज के साथ साथ आप कह लीजिए। तो इस चीज के साथ साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक ए स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रेडियो कम कैसेट प्लेयर्स, रेडियो कम कैसेट प्लेयर्स। तो इन्होंने जो है रेडियो कम कैसेट प्लेयर्स जो है वो चला दिए थे। एंड कलर टीवी सेट्स and using those in various schools in the country
though the scheme also failed to integrate media and technology with classroom teaching learning. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने क्या किया, इस स्कीम को अपने अंदर ले लिया और फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए रेडियो कम कैसेट प्लेयर्स, कितने, लगभग इतने 228118, 22,000 सॉरी 2,28,118 रेडियो कम कैसेट प्लेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए, और कलर टीवी सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लगभग 31,129 कलर टीवी सेट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, एंड यूजिंग दोज इन वेरियस स्कूल्स इन कंट्री, और इन चीजों को भारत में देश के विभिन्न स्कूलों में यूज किया गया। दो द स्कीम आल्सो फेल्ड टू इंटीग्रेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी विद क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग चलती थी, मतलब जो एक ट्रेडिशनल वे चलता था क्लासों में पढ़ाने का, ये जो स्कीम थी इंडियन गवर्नमेंट की जिसमें उन्होंने रेडियो कम कैसेट प्लेयर बांटे, कलर टीवी सेट्स बांटे, ये जो चीजें थी, ये दोनों चीजें रेडियो कम कैसेट प्लेयर या कलर टीवी, ये उस क्लासरूम टीचिंग जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग थी उसके साथ ये इंटीग्रेट नहीं हो पाए, ये घुल मिल नहीं पाए, मतलब एक साथ ये दोनों चीजें नहीं चल पाई, और ये स्कीम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की फेल हो गई। आगे है इन सो फार एज द कंप्यूटर इज कंसर्न्ड, और जहां तक कि कंप्यूटर के का सवाल है, its experiment and use in classrooms dates back to 1984 when the class Computer Literature and Studies project was started as a joint venture of the Department of Electronics, DOE, Department of Electronics, Government of India and NCERT। तीन जो हैं बड़ी संस्थाएं एक साथ आई, एनसीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों ने मिलके जो 1984 में एक कंबाइन वेंचर चलाया, एक इकट्ठा प्रयास इन्होंने किया। इकट्ठा प्रयास क्या किया कि उसके थ्रू कंप्यूटर लिटरेचर एंड स्टडीज नाम का एक प्रोग्राम चलाया क्लासेस के अंदर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स प्रोवाइडेड बाय द बीबीसी were supplied to 2,582 schools and 42 resource centers। बीबीसी ने, बीबीसी क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसने कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स, छोटे कंप्यूटर्स दिए जो कि 2,582 स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए और 42 रिसोर्स सेंटर्स पर इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए। The experiment concluded not so effective use of microcomputers in teaching due to largely to the gap between teacher orientation and actual use। जो टीचर ओरिएंटेशन थी, ओरिएंटेशन उन्मुखीकरण या फेमिलराइजेशन विद समथिंग, मतलब वो फेमिलियर थे ही नहीं, टीचर्स माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ फेमिलियर नहीं थे, मतलब गुले मिले या एक तरह से वो उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे टीचर्स। तो इस वजह से ये जो एक्सपेरिमेंट था वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाया। वजह क्या रही कि टीचर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के साथ इतने ज्यादा घुले मिले हुए नहीं थे, वो उनके इतने कंप्यूटर फ्रेंडली वो थे नहीं, और उस वजह से जो है वो इससे थोड़ा एक्चुअली उन्होंने इसको यूज नहीं किया। फिर इंस्टॉलेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स, इंस्टॉलेशन और दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, एंड लैक ऑफ सफिशिएंट ट्रेनिंग, और टीचर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। इस वजह से जो ये बीबीसी द्वारा माइक्रो कंप्यूटर्स दिए गए थे, ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। एटीट्यूड टू टेक्नोलॉजी वाज आल्सो अनदर फैक्टर। टेक्नोलॉजी के प्रति जो एटीट्यूड होता है हमारा, वो भी एक अलग ही फैक्टर रहता है, मतलब हमारा क्या एटीट्यूड है, कैसे हम उस चीज को हैंडल करते हैं। द revised class was revived during 1993 to 2004 with new PCs followed by class 2000 plus, in which the government had to introduce
कंप्यूटर लिटरेसी इन 10,000 schools and computer based learning in 100 smart schools। फिर बाद में रिवाइज्ड क्लास चलाई गई। क्लास कौन सी? ये क्लास कंप्यूटर लिटरेचर एंड स्टडीज, कंप्यूटर लिटरेचर एंड स्टडीज, ये इसको क्लास नाम दिया गया था। तो एक रिवाइज्ड क्लास चलाई गई, ये 1984 में हुई थी। फिर 1993 में जो अभी हमने देखा था क्लास 2000 प्लस आई थी ना 1993 में, क्लास 2000 प्लस, तो उससे लेके क्लास 2000 प्लस भी फेल हो गई थी, उससे लेके और 2004 तक, 1993 से 2004 तक नए पीसीज के साथ गवर्नमेंट ने कुछ कंप्यूटर लिटरेसी जो है कि भाई कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, वो 10,000 स्कूल्स में लागू किया। और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो थी, जो कंप्यूटर पे आधारित लर्निंग थी, सीखना था, वो 100 स्मार्ट स्कूल्स में उन्होंने लागू किया। द एक्सपीरियंस ऑफ एनसीईआरटी showed that it was not integrated into teaching learning. IT was not integrated into teaching learning, rather was used as add-on। जो एनसीईआरटी का एक्सपीरियंस था वो क्या दिखाता है कि जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो टीचिंग लर्निंग के साथ इंटीग्रेट नहीं की गई। यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसी के साथ इंटीग्रेट करके उस चीज को लेके चलना, यानी उसी चीज के साथ एक तरह से घुल मिल जाना, उसको उसका हिस्सा बना लेना एक तरह से, तो ऐसे नहीं चल पाई वो। रादर वाज यूज्ड एज एड ऑन, जबकि इसे एक एड ऑन की तरह यूज किया गया। एड ऑन मतलब कोई भी चीज जो ऐड की जा सके किसी एग्जिस्टिंग चीज में। तो एग्जिस्टिंग चीज क्या थी? जो टीचिंग लर्निंग ट्रेडिशन था, ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन चल रहा था, इसी ओल्ड ट्रेडिशन में इसको एक एड ऑन की तरह यूज कर लिया। किसको? एड ऑन हो गया क्या? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एड ऑन बन गया, ना कि ये ओल्ड ट्रेडिशन और इस दोनों को एक साथ मिला के टीचर्स ने पढ़ाया। ऐसे एक साथ नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट है, कहां गया वो एड ऑन? हाँ, ये रहा एड ऑन। एंड ऑल्सो दैट लैक ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसी एंड कमिटेड प्रैक्टिस लेड टू इट्स नेग्लिजेंस। और जो लैक ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिसी थी, मतलब कोई विशिष्ट पॉलिसी नहीं थी, और कमिटेड प्रैक्टिस नहीं थी, इसकी भी कमी थी। इन चीजों ने किस तरफ लीड किया? लेड टू इट्स नेग्लिजेंस, लोगों ने इसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बाय द टीचर्स। टीचर्स द्वारा इसे नेग्लेक्ट किया जाने लगा। यानी टीचर्स को ना तो टीचर्स ने पूरी प्रैक्टिस की, ना टीचर के सामने कोई सिग्निफिकेंट पॉलिसी आई इसके बारे में, और इन चीजों की कमी के कारण टीचर्स ने इनको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। द यूज ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, सीडी रोम्स, जो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया है, सीडी रोम्स, on hard spots and computers was enhanced under the computer based elementary education CBEE of Sarv Shiksha Abhiyan SSA in schools in various states under a public private participation PPP model in collaboration with private IT companies, government organization and NGOs। क्या था कि जो इंटरेक्टिव सीडी रोम्स थी उनका और कंप्यूटर्स का एक यूज जो है उसको बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक स्कीम चलाई, कंप्यूटर बेस्ड एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे CBEE कहा गया। कंप्यूटर बेस्ड एलिमेंट्री एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह स्कीम चलाई गई, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रही। ठीक है, किसकी? सर्व शिक्षा अभियान की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रही, PPP की पार्टनरशिप, मतलब इसको कह सकते हो। यह मॉडल चलाया और इसमें कोलैबोरेट किसने किया? साथ किसने दिया? आईटी कंपनीज ने साथ दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साथ दिया,
और कुछ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर शामिल हुई, और तब जाके ये चीज जो है थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो पाई लोगों तक। In the case of higher education, after the successful launch of INSET 1B, the UGC initiated the UGC INSET television project known as Countrywide Classroom CWCR on August 15, 1984 to produce and broadcast enrichment programs on weekdays for 1 hour to undergraduate college students, coordinated by the mass communicating cell. Now, Consortium for Educational Communication of UGC। क्या हुआ कि हायर एजुकेशन की जब हम बात करें तो वहां पर जो इनसेट 1B था, जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो यूजीसी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसका नाम क्या था? यूजीसी इनसेट टेलीविजन प्रोजेक्ट। यूजीसी इनसेट टेलीविजन प्रोजेक्ट, जिसको किस नाम से और जानते हैं? कंट्री वाइड क्लासरूम। कंट्री वाइड क्लासरूम। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 15 अगस्त 1984 को। पर्पस क्या था इसका? इसका पर्पस था कि प्रोड्यूस और ब्रॉडकास्ट करना है, यानी कुछ बनाना है और उसे ब्रॉडकास्ट करना है। क्या? एनरिचमेंट प्रोग्राम्स ऑन वीकडेज फॉर 1 hour टू अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स। जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कोई कंटेंट तैयार करना है और उसे फिक्स डेज पे, वीक में फिक्स डेज पे 1 घंटे के लिए प्रसारित किया जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट किसने किया? साथ किसने दिया? मास कम्युनिकेटिंग सेल। अब उसे किस नाम से जानते हैं? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ऑफ यूजीसी। यूजीसी का ये एक यूनिट है। तो इस चीज ने इसको कोऑर्डिनेट किया। एंड प्रोड्यूस्ड बाय 4 एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स। और इसको प्रोड्यूस किसने किया? 4 एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर्स ने इस चीज को प्रोड्यूस किया। एंड 2 ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर्स इन यूनिवर्सिटीज। और 2 ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर्स ने, 4 एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर और 2 ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर्स ने इस चीज को प्रोड्यूस किया। इस चीज ने एक तरह से आप कह सकते हो तैयार किया, और फिर यूजीसी ने इस चीज को ब्रॉडकास्ट किया। द मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, now a central university, was to conduct R&D, research and development। तो जो मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर है किसका? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का। उसने क्या करना था? was to conduct R&D, उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी कंडक्ट करना था, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट को भी देखना था। बिसाइड्स, इसके साथ साथ also producing television programs to the related undergraduate curriculum। और इसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे? प्रोड्यूस कर रहे थे टेलीविजन प्रोग्राम्स को जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम जो था, पाठ्यक्रम था, उससे संबंधित था। लेटर द एनरिचमेंट प्रोग्राम्स वर रिप्लेस्ड बाय करिकुलम बेस्ड वीडियो लेक्चर्स। इसके बाद में जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स थे कि भाई बच्चों को जो है ना नॉलेज देनी है या लोगों को नॉलेज जस्ट देनी है, वो चीज किस चीज के द्वारा रिप्लेस कर दी गई? करिकुलम बेस्ड वीडियो लेक्चर्स। सिर्फ पाठ्यक्रम पर आधारित वीडियो लेक्चर्स के द्वारा वो चीज रिप्लेस कर दी गई। अब ऐसा नहीं था कि एनरिचमेंट करनी है, ज्ञान की एनरिचमेंट, नॉलेज की एनरिचमेंट करनी है। अब ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या आ गया कि जो पाठ्यक्रम बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं वो बना दिए गए, which were broadcast as are also available at a price in the market। जिनको ब्रॉडकास्ट भी किया गया और उन्हें अवेलेबल करा दिया गया मार्केट में कुछ एक रेट के साथ कि भाई इतना रेट देके, इतने पैसे देके आप इसको खरीद भी सकते हो अगर आप मान लो टीवी पे उस टाइम पे ना देख पाओ तो। The use of media and technology got a wider platform after the initiation of correspondence education, both at the school level and the higher education, from 1991
IGNOU began broadcasting programs linked directly to the distance education courses. जो मीडिया और टेक्नोलॉजी इसका जो यूज था वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। कब? जब कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन स्टार्ट हो गई। कौन से लेवल्स पे? स्कूल लेवल पे भी और हायर एजुकेशन के लेवल पे भी, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और स्कूल लेवल पे भी। जब कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, बच्चा दूर रह के, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन तो आप समझते ही होंगे, तो कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन के माध्यम से जब बच्चा चीजों को जब वो कोर्स करता था कॉरस्पॉन्डेंस का, तो उस टाइम पे ये जो मीडिया और टेक्नोलॉजी थी इसे एक बहुत बड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म मिल गया। 1991 से इग्नू ने कुछ प्रोग्राम्स थे जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड थे, यानी उनका सिलेबस उसमें करवाया गया था और उन चीजों को इग्नू ने एक तरह से ब्रॉडकास्ट किया। बिसाइड्स ऑडियो एंड वीडियो एंड रेडियो, ज्ञानवाणी, क्या नाम दिया गया इसको, रेडियो प्रोग्राम को ज्ञानवाणी, एंड टेलीविजन, ज्ञान दर्शन। ऑडियो और वीडियो के साथ साथ, ऑडियो वीडियो तो दिए ही दिए, उसके साथ साथ रेडियो पे जिसे ज्ञानवाणी का नाम दिया, टेलीविजन पे जिसे ज्ञान दर्शन का नाम दिया गया। द डिस्टेंस टीचिंग institutions including the open universities and open schools also use teleconferencing, webcasting and online platforms. IGNOU, besides all these, uses interactive radio counseling through its FM radio station, mobile technology for learner support, online lecturing, presentation through Adobe Content, and online resource repository of digital print modules, audio and video programs as open education resource through its e-ज्ञानकोश। क्या हुआ? ये देखिए, जो डिस्टेंस टीचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, कौन से? ओपन यूनिवर्सिटीज और ओपन स्कूल्स, ठीक है। ये इन चीजों के साथ साथ, ध्यान से देखिएगा, इन चीजों के साथ साथ ऑडियो और वीडियो के साथ साथ रेडियो का, टेलीविजन का, इनका तो यूज करते ही करते थे। ऑडियो तो हुआ और वीडियो हुआ, ये ठीक है। इनके साथ साथ जो ओपन स्कूल्स और ओपन यूनिवर्सिटीज थे वो किसका यूज करते थे? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का, वेबकास्टिंग का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। और इग्नू जो है इन सब के साथ, मतलब इग्नू इन सब चीजों का तो यूज करता ही करता था, उसके साथ साथ इग्नू जो है वो इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग भी यूज करता था थ्रू इट्स एफएम रेडियो स्टेशन। इग्नू का खुद का एफएम रेडियो स्टेशन है, उसके माध्यम से इग्नू जो है वो रेडियो काउंसलिंग, इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग भी यूज करता था। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करता था लर्नर सपोर्ट के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स या प्रेजेंटेशन का यूज करता था अडोब कनेक्ट के थ्रू, एंड ऑनलाइन रिसोर्स रिपोजिटरी। ऑनलाइन रिसोर्स रिपोजिटरी, रिपोजिटरी हो गया भंडार गृह, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज का जो भंडार गृह था, कौन से रिसोर्सेज? डिजिटल प्रिंट का, डिजिटल प्रिंट मॉड्यूल्स, मतलब जो हमें जैसे ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए, इस तरह के जो प्रिंट मॉड्यूल्स थे उनका भी यूज करता था। ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम्स का भी यूज करता था एज ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स की तरह, थ्रू इट्स ई ज्ञान कोश। किसके माध्यम से? अपने ई ज्ञान कोश के माध्यम से। इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग तो खुद के एफएम रेडियो स्टेशन से। और ये जो सारी चीजें थी जैसे अडोब कनेक्ट, ऑनलाइन मोबाइल टेक्नोलॉजी, या फिर जो रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल प्रिंट मॉड्यूल्स थे और ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स थे, उनका यूज अपने ई ज्ञान कोश के माध्यम से इग्नू करता है। द ओपन स्कूल सिस्टम, स्पेशली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, uses audio and video, radio and television, teleconferencing for teaching learning। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, या ओपन स्कूल जिसे आप कहते हो, ओपन स्कूल सिस्टम जो है वो ऑडियो वीडियो का यूज करता है, रेडियो और टेलीविजन का यूज करता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज करता है। किस चीज के लिए? टीचिंग लर्निंग के लिए। बिसाइड्स
देयर इज ऑनलाइन एडमिशन, इसके साथ साथ आजकल ऑनलाइन एडमिशन भी होते हैं, ऑन डिमांड ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होते हैं। पैरेलल टू दीज, इन सब चीजों के साथ, मतलब ये चीजें तो एक साथ चली हुई हैं, इनके बिल्कुल पैरेलल, समानांतर रूप से, पैरेलल टू दीज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूज इन ऑल लेवल्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, कि इनके साथ साथ जो है मीडिया और टेक्नोलॉजी ये डेवलपमेंट हो रहा है इनके, और इनका यूज किया जा रहा है जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग है उसके हर लेवल के ऊपर। देयर इज कांस्टेंट अपडेटिंग, एक कांस्टेंट मतलब लगातार अपडेटिंग होती जा रही है, एंड डाइवर्सिफिकेशन, और उसकी क्लासेस बनती जा रही हैं इन कोर्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट मॉडल्स। जो कोर्स डिजाइन है कि कोर्स को किस तरह से डिजाइन किया जाए, उसमें अपडेटिंग होती जा रही है, उसकी डाइवर्सिफिकेशन होती जा रही है, और डेवलपमेंट मॉडल्स की भी अपडेटिंग और डाइवर्सिफिकेशन होती जा रही है। एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स इन प्रिंट, और किसकी अपडेटिंग और डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स इन प्रिंट, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन LMS। ठीक है, तो इन सब चीजों का एक तरह से आप कह सकते हो विस्तार होता जा रहा है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इंडिया के अंदर एक तरह से एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी है, ET है, उसके बारे में। अब आगे बात आएगी एजुसेट की, कि एजुसेट क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, और वो कैसे कैसे मतलब हमारे काम आता है। फिर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।